लिटरेचर फेस्ट की घोषणा एवं पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है। उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी के आगमन से हम गौरवान्वित हैं, अतः मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। अब मैं अपने अतिथियों से निवेदन करता हूं कि कृपया मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर, पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री पुनीत वशिष्ठ जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं आदरणीय श्री संजय अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे ताज लिटरेचर फेस्ट की विधिवत उद्घाटन की घोषणा करें। श्री संजय अग्रवाल जी। सभी को मेरा प्रणाम है। आगरा में ताज लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 11 एवं 12 जनवरी को जीडी गोयनका साहित्य अकादमी के बैनर तले होगा। इस कार्यक्रम में जाने माने देश के जाने माने कवि और लेखक भी भाग लेंगे। यहाँ के उद्योगपति, साहित्यकार एवं अन्य लोग भी उसमें भाग लेंगे। इस फेस्टिवल के कन्वीनर मेरे भाई पवन आगरी जी होंगे। संरक्षक मंडल की घोषणा बहुत जल्दी हम लोग करने जा रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस कार्यक्रम पब्लिक उत्सव में शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाएं और इसमें आगरा का मान बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जो मुझे ये जो दायित्व जीडी गोयनका परिवार ने प्रदान किया है उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत दिनों से मन के अंदर एक परिकल्पना थी कि जो ताज लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से पूर्व में बहुत अच्छे आयोजन इस आगरा शहर को मिले थे, लेकिन किन्हीं कारणों के वश वो आगे पुनः नहीं हो पाए। तो जब हमारी बात पुनीत जी, आदरणीय संजय जी, आदरणीय कामता प्रसाद जी, आदरणीय मुकेश जी, इन सभी से हुई, तो उसके बाद हमने एक ताज लिटरेचर फेस्ट की परिकल्पना की और ये 11 और 12 तारीख को जनवरी को आगरा में होगा, जिसमें करीब 100 से ज्यादा देश के चुनिंदा साहित्यकार इसमें भाग लेंगे। इस 2 दिवसीय फेस्ट के अंदर, जिसकी पूरी तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी गई हैं। इस ताज लिटरेचर जो फेस्ट की जो कमेटी बनाई गई है, उसमें हमारे मार्गदर्शक के रूप में, पैटर्न के रूप में आदरणीय संजय अग्रवाल जी तो हैं ही, आदरणीय हमारे प्रिंसिपल साहब जो शिक्षाविद हैं माने हुए, श्री पुनीत वशिष्ठ जी भी उस कमेटी आयोजन समिति के सदस्य। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और आज तक चैनल के एडिटर और देश के बड़े सितारे जिन्होंने काव्य के क्षेत्र में बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया है, आज भी उनको इस कार्यक्रम में होना था, लेकिन अचानक से अक्षरा सिंह जो फिल्म अभिनेत्री हैं उनके साथ पटना उनकी चैनल के द्वारा ड्यूटी लगा दी गई और वो वहाँ कवरेज के लिए उनको जाना पड़ा। वो इस आयोजन समिति के हमारे सदस्य उन्होंने बनना स्वीकार किया है।
मैं चाहता हूँ एक बार उनकी अनुपस्थिति में भी तालियां उन तक पहुंचे, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। हमारे भाई गजेंद्र सिंह जो विचारक हैं और एक अच्छे प्रोफेशनल्स के रूप में उन्होंने इस आगरा शहर में होटल इंडस्ट्री में एक नाम कमाया है, तो वो भी हमारे इस आयोजन समिति के प्रमुख सदस्य हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी, वो कुछ ही पलों में हम लोगों के बीच में यहाँ पर होंगे। इस पोस्टर का विमोचन किया गया। आज इस शहर की इस जितनी भी बड़ी से बड़ी हस्तियां हो सकती हैं आज इस हॉल के अंदर है। एक बात बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जीडी गोयनका साहित्य अकादमी की स्थापना जो हुई है वो केवल साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हुई है, क्योंकि जीडी गोयनका जब चाहर जो क्रिकेट एकेडमी है उसने जब दीपक चाहर और राहुल चाहर जैसे दो होनहार इस आगरा को दिए, तो निश्चित रूप से मेरी भी कोशिश है कि यदि मैं आगरा से कुछ सितारों को यदि राष्ट्रीय फलक पर आप सब लोगों के सहयोग से उनको भेज पाया तो शायद उस पूरे इस फेस्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका उसके अंदर होगी, जिसमें मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिएगा। ये सब मेरे सब पूजनीय लोग हैं। मुझे लगता है कि मैं यदि किसी एक का नाम लूंगा और किसी का नहीं ले पाऊंगा तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं ये महसूस करेंगे, लेकिन मेरी विनम्रताएं आप सभी के चरणों में मैं निवेदित करता हूं। और एक बार में जो हमारा जो स्टेज का आज जो लोग इस मंच पर मौजूद हैं, ये उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर मालविका हरिओम किसी परिचय की मोहताज नहीं है, देश की एक ऐसी रचनाकार है जिनको अनेक, चाहे वो आज तक का आज तक का जो साहित्य उत्सव है उसमें बुलाया जाता रहा है उनको, और तमाम टीवी चैनल्स पर आप उन्हें देखते रहे होंगे। डॉक्टर मालविका हरिओम हालांकि मुझे मना करती हैं कि आप मेरा वो परिचय नहीं दिया कीजिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज कल्याण विभाग में जो प्रमुख सचिव हैं डॉक्टर हरिओम जी, जो तमाम जगह डीएम भी रहे हैं गोरखपुर से लेकर और तमाम जगह, ये उनकी धर्मपत्नी है, तो इनका भी आशीष, इनका भी स्नेह इस पूरे इस आयोजन को प्राप्त होगा। हमारे बीच में डॉक्टर कुमार मनोज, एक देश का एक ऐसा बड़ा नाम जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कविता को, हिंदी कविता को पहुंचाया है। प्रशस्ति स्टूडियो का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया जिसमें देश भर के चुनिंदा रचनाकारों को उन्होंने वो प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। उसकी वजह से बहुत सारे लोग आज जो स्टार बने हैं उसमें पूरा जो मैं कहूँगा योगदान डॉक्टर कुमार मनोज का जाता है। तो ये भी प्रशस्ति स्टूडियो के माध्यम से इस हमारे इस आयोजन के कहीं ना कहीं एक बिंब के रूप में रहेंगे। हमारे बीच में पंकज प्रसून जी, ये वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं लखनऊ के अंदर, और इस समय जितनी भी जो व्यंग्य विधा की आप पुस्तकें देख रहे होंगे, कविताएं, और इन्होंने वैश्विक स्तर पर ऐसा पूरे भारतवर्ष का नाम इन्होंने रोशन किया है। ऐसे पंकज प्रसून जी, ये भी हमारे उस फेस्ट के अंदर अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। हमारे बीच में डॉक्टर शैलेश गौतम, एक ऐसा नाम जिन्होंने हिंदी कविता का यदि लोगों ने जरा भी ऊंचाइयां छुई हैं तो वो डॉक्टर शैलेश गौतम के नाम से अपरिचित नहीं होगा। प्रयागराज से आते हैं और इनके पिताश्री कैलाश गौतम जी हिंदुस्तान के वो बड़े रचनाकार थे, वो आंचलिक रचनाकार थे कि नीरज जी और तमाम जो बड़े कवि थे उनके साथ उनकी यात्राएं रही हैं। तो अब वो उस परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर शैलेश गौतम जी के लिए। तो मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम मैं करना चाहता हूँ। वो महत्वपूर्ण काम इसलिए कि हमारे बीच में श्री पुनीत वशिष्ठ जी, वैसे उन्होंने तमाम पुस्तकें उन्होंने लिख रखी हैं, आपको पता होगा क्योंकि वो एक मशहूर शिक्षाविद हैं। तो तमाम जो शिक्षा जगत की जो किताबें होती हैं, जो बोर्ड्स की किताबें होती हैं, वो लिख रखी हैं। लेकिन उनके मन में विचार आया और विचार आने के बाद ये जो मृत्युंजय नाम से इन्होंने उस पुस्तक की परिकल्पना की। मेरे से उनकी चर्चा हुई, पंकज शर्मा जी जो आज नहीं आ पाए हैं, उनसे चर्चा हुई।
और उसके बाद ये किताब पूर्ण रूप में आज जो आप ये देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां उनकी इस मेहनत के लिए, उनके इस परिश्रम के लिए। तो हम ये चाहेंगे कि इस किताब का विमोचन पहले हम इसको करा लें और उसके बाद किताब के बारे में हम सुनेंगे आदरणीय श्री पुनीत वशिष्ठ जी से कि इस किताब के अंदर उन्होंने क्या सोचा है और किस तरह से इसको आगे वो करेंगे। जहां तक मैं बता दूं, मानवीय मूल्यों को स्थापित करते हुए इनकी ये पुस्तक है। तमाम नैतिक मूल्यों का इन्होंने समावेश किया है। तमाम जो पुरानी संस्कृति को हम लोग भूलते जा रहे हैं, वह संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, जो नई पीढ़ी को कहीं ना कहीं वो सारी चीजों से रूबरू कराने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया है, जिसके बारे में वो अभी आपको बताएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका विधिवत जो विमोचन कार्यक्रम है, और उसके लिए मैं संजय अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो इस किताब के इस महत्वपूर्ण विमोचन कार्यक्रम में वो हिस्सा बने। आदरणीय के अग्रवाल जी, कामता प्रसाद अग्रवाल जी, मेरा उनसे अनुरोध है, क्योंकि निश्चित रूप से उनके आशीष और आशीर्वाद के बिना ये इतना बड़ा ग्रुप जो आज के पी ग्रुप, चाहे वो जीडी गोयनका ग्रुप हो, ये सब, आदरणीय राकेश गर्ग जी, मेरा उनसे भी अनुरोध है। और हमारे बीच में लॉयंस इंटरनेशनल के डायरेक्टर, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आगरा से एक व्यक्ति उठता है और पूरी दुनिया के लॉयंस क्लब का इंटरनेशनल डायरेक्टर बनता है, आदरणीय श्री जितेंद्र चौहान जी। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि एक बार वो हमारे मंच पर आ जाए। आप सभी पहली लोग हैं, कई बार लगता है कि किसको हम छोड़ रहे हैं, किसको, लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं मंच की। तो आज बड़ा हर्ष का विषय है, जीडी गोयनका के प्रिंसिपल श्री पुनीत वशिष्ठ जी द्वारा एक ऐसी किताब का विमोचन किया जा रहा है जो देश को नहीं बल्कि संसार में एक संदेश देगा। और इस किताब के पढ़ने के बाद में आपको ये महसूस होगा कि जीवन शैली किस तरह से व्यतीत होती है, जीवन शैली किस तरह से चलाई जाती है, ये संस्कार कैसे होते हैं, ये सभी चीजें इसमें पढ़ने के बाद आपको महसूस होंगे। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस किताब को पढ़ने के बाद में इसके ऊपर अध्ययन करें और अपने में अपनाएं। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि इस किताब के विषय में आदरणीय श्री पुनीत वशिष्ठ जी अपना उद्बोधन दें। और जो लोग समय से आए हैं, मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आपने समयबद्धता के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर हम लोगों का बहुत मान बढ़ाया है, क्योंकि आप सभी बहुत व्यस्ततम लोग हैं और निश्चित रूप से आपके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन आप इस किताब के विमोचन समारोह में आदरणीय भाई पुनीत वशिष्ठ जी को अपना आशीष देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। ताज लिटरेचर फेस्ट की जो घोषणा हुई है उसके कार्यक्रम में आप आए हैं, उनकी पुस्तक विमोचन में आए हैं। और एक जो हमारा बहुत ही संक्षिप्त जो हमारा कवि सम्मेलन का जो पाठ है, जिसका आप आनंद लेंगे, जिसके लिए ये रचनाकार जाने जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां आदरणीय श्री पुनीत वशिष्ठ। सम्मानित मंच, मेरे आगरा के और आगरा से बाहर से आए हुए सभी शुभचिंतक, देखिए मेरे पैर में थोड़ी चोट है। आप गलत क्षेत्र में जब छलांग लगाते हैं तो पैर टूटते ही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज कि लेखन, कविता, राइटिंग ये आसान काम नहीं है। अच्छा गाते हैं
तो भीड़ से पैर टूटते हैं, खराब गाते हैं तो एनलाइटन नॉट। सबसे पहले मैं आपका दिल से विनम्रता के साथ जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में अमर उजाला से संपादक साहब, सब एक बार ताली के साथ स्वागत कीजिए। देखिए, मुझे आज इत्तेफाक है कि 14 वर्ष आगरा में हो गए हैं और 14 वर्ष का वनवास तो मैं इसको नहीं कहूँगा। ये एक ऐसी जर्नी रही है मेरी जिससे मुझे हर किसी से बहुत प्यार, बहुत अपनापन और गाइडेंस मिली है। तो इसके लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुझे मेरे घर में भी ये लोग कहते हैं कि ऐसा क्या छुट्टी नहीं ले सकते आप, ऐसा क्या है स्कूल में? क्योंकि मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना गाइडेंस उस परिवार से मिली है जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, जब मैं आगरा में आया था और मैंने बात कई बार डिफरेंट मंचों से, जब मेरे पास या मैं कभी किसी से मिला, मैंने बात बताई भी है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता लगी तो आज मैं बताना चाहता हूँ। सर मुझे माफ करिएगा, संजय अग्रवाल जी और कामता प्रसाद जी, कि मुझे जब फोन आया कि मुझे जीडी गोयनका आगरा आना है, तो मैंने सोचा मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। जब मिलने आया तो मुझे जो बातें बताई गई वो बातें यही थी कि आपने जो अप्लाई किया, कुछ लोग रिज्यूम के अकॉर्डिंग या सीवी भेजकर अपने आप को एक कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अगर आप वैल्यूज को, एथिक्स को मेंटेन करें तो जो रिज्यूम और जो सीवी आप बनाते हैं वो स्वतः ही कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। क्या बात, बढ़िया। तो मैं इतने विश्वास के साथ जब मुझे बुलाया गया तो मैंने भी ये सोचा कि अगर मुझे इतना विश्वास रखा गया है, ठीक है, किसी भी संस्था की उन्नति का कोई फिक्स मानक नहीं हो सकता। कभी हम खुश होते हैं कि हमारा टर्नओवर 1 CR का हो, कभी हमारा टर्नओवर 10 CR का हो, इसका कोई मानक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद जो मुझे हमारे बाबूजी केपी जी की तरफ से और संजय जी की तरफ से मिलता है, मैं कभी कभी ये सोचूं कि बात मैं ये कहूं या ना कहूं, लेकिन आज मौका है, मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं जो भी कुछ हूं इस परिवार की वजह से। किसी भी संस्था में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, वो कितने दिन वहां रहते हैं, वो कैसा काम करते हैं, ये उन संस्थाओं को चलाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर उनके नीचे जो लोग काम करते हैं, जैसे मैं अगर अभी भी बताऊं, जितने लोग जीडी गोयनका से यहाँ पर अभी आए हैं, 5 या 6 लोग अभी भी उपस्थित हैं, वो सभी 2011 से, कुछ 2010 से मेरे साथ उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे मैं जीडी गोयनका परिवार के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें सब ऊपर से चलती है। तो मैं एक बार फिर से संजय अग्रवाल जी, कामता प्रसाद जी, आपका धन्यवाद देता हूँ कि अगर आपका विश्वास मेरे ऊपर नहीं होता तो जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स लाइफ में आए हैं वो नहीं आते। मृत्युंजय कहानी, ये मृत्युंजय किताब, ये सभी वही बातें हैं जो मैं अभी कह रहा हूँ, या आप लोगों से मैंने कभी कभी डिफरेंट माहौल में, डिफरेंट सेटिंग में आपसे सीखी है या आपसे की है। हमारी चर्चाएं जब भी कभी हुई है, आदरणीय AK सिंह जी बैठे हैं, कभी कभी सर का 11:30 बजे फोन आ जाता है लाइट और नोट, कभी कभी संजय जी बैठे हैं, उनसे भी बात होती है। मैं नाम किस किस का लूँ यहाँ पर, सुशील गुप्ता जी बैठे हुए पीछे, हमारे जितेंद्र चौहान जी बैठे हुए हैं, अलग अलग लोगों से जो बात होती है और जो मैं एक मधुमक्खी की तरह इसमें से जो जीस्ट निकालता हूँ वो उस किताब में है। तो अगर किताब अच्छी लगी तो आप सोचेगा आपने मुझे अच्छा सिखाया, किताब अच्छी नहीं लगी तो आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरा उसमें डिस्क्लेमर है।
जब ये किताब छपने की बात आ रही थी तो उसमें बहुत लोगों ने सहयोग किया। 110 पेज की किताब, सहयोग करने वाले 150। ये सही है ना सर? तो नाम लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जरूर आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने क्या ये सहयोग किया, एक पेज जरूर पढ़िएगा, आपको अपना पेज पा जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपने मेरा क्या सहयोग किया इस किताब पढ़ने। क्या बात है। अगर आप अपना सहयोग ढूंढना चाहते हैं उसको पढ़िएगा, आपको पता लगेगा इस पेज पर मैं हूँ। ये मैंने एक दिन पुलिस जी से बात की थी, मैं उनके पास बैठा हुआ था, ये चर्चा की थी, उन्होंने कहानी के रूप में इसको लिख दिया है, तो मुझे अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए। तो जरूर पढ़िएगा। मृत्युंजय की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है एक अमन नाम के बच्चे से, और वो उसके एंड तक, यानी कि जो अंतिम कहानी है बेटी, उसके जीवन की पूरी प्रक्रिया है, जिसमें वो एक बच्चे से लेकर एक अंतिम शमशान तक पहुंचने में जो पूरी जर्नी को वो महसूस करता है, वो संवेदनाओं के साथ लिखी गई है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध, इस किताब को इसलिए नहीं पढ़िएगा, इस किताब का ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी नहीं है। आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, तो किताब ऐसे भी लोग कभी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये जनरेशन जो मेरे सामने बैठी है, हमारी वाली जनरेशन है, मुझसे बड़े, हम लोग तो पढ़ ही लेते हैं। इससे जो अर्निंग होगी, जो रॉयल्टी आएगी, वो सारी चैरिटी में जा रही है। उसका पर्पज यही है कि क्योंकि बुक का जो मकसद है कि मृत्युंजय अंत ही शुरुआत, कि जब तक हम उस अंत तक नहीं पहुंचेंगे, अंत किस चीज का, चाहे वो हमारी समस्याओं का अंत, चाहे वो हमारी खुशियों का अंत, चाहे वो हमारे किसी भी चीज का, जब तक पीक नहीं आएगा कोई नई शुरुआत नहीं होगी। इन शब्दों के साथ पवन आगरी जी का मंच पर बैठे हुए जी, हाँ, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित कविगण और मेरे उस तरफ बैठे हुए और भी सम्मानित आप सभी का एक बार फिर से मैं दिल से आभार करता हूँ। नाम लेना तो मैं तो नाम ले सकता हूँ, मुझे सबके नाम पता है, आपको लेट हो जाएगा, तो एक बार सबके लिए तालियां बजा दीजिए। इस बुक को लिखने में प्रभात प्रकाशन, साथ साथ मैंने कंप्यूटर्स की किताब भी लिखी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम नहीं था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर से, तो मैं कंप्यूटर बुक लिख सकता था, और वो काफ़ी सालों से पेंडिंग थी। इस समय में मैंने सोचा क्यों ना उसको भी इसके साथ लग किया जाए, तो वो बुक भी मेरी सेलम पब्लिकेशन के थ्रू आ रही है। उसके लिए मैं सेलम पब्लिकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बड़ी विनम्रता के साथ, क्योंकि मैं क्षेत्र में नया हूँ और निश्चित है यहाँ से जाने वाला नहीं। थैंक यू सो मच। ये जो सम्मान का कार्यक्रम था और ये पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम था, ताल लिटरेचर फेस्ट की उद्घोषणा का समारोह था, ये जो यहाँ तक का सत्र था वो पूर्ण हुआ। अब मैं एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का इस कार्यक्रम में जुड़ना अपने आप में एक हम लोगों के लिए अचीवमेंट था, और ये श्रेय मालविका मैम को जाता है। तो एक बार मैं चाहता हूँ, एक बार जोरदार तालियां मालविका मैम के लिए भी। हमारे ये जो कवि, आप विश्वास करिए, इतने इस समय हम लोगों के इतने व्यस्ततम पल हैं, क्योंकि ये दिवाली और होली, ये दो हमारे लिए एक तरह से ऐसे समझ लीजिए जैसे श्राद्ध पक्ष में लोग पंडितों का काल पड़ जाता है, इसी तरह से इस समय कवियों का काल पड़ा हुआ है। एक ही डेट में लगातार लोग बुक हैं, तो उसके बावजूद भी उन्होंने इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया, क्योंकि यहाँ पर कोई इतना बड़ा अर्थ नहीं जुड़ा हुआ था, केवल मन जुड़ा हुआ था, और उस मन के वशीभूत ये सब लोग आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। हमारे बीच में आदरणीय
भूपेंद्र कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं, अमर उजाला के संपादक। वो भी एक बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। तो ये जितने भी सब ये वो लोग हैं, कई बार मुझसे पूछा हमारे कवियों ने कि वहाँ संख्या कितनी होगी। तो मैंने कहा आप संख्या पर मत जाइए, एक एक व्यक्ति अपने आप में पूरा संस्थान है। और यदि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो यदि एक एक कवि सम्मेलन भी ये लोग कराएंगे तो आपके पूरे साल की डेट बुक होंगी। तो एक बार मैं चाहता हूँ, मैं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये सारे सब बड़े लोग हैं और सब अच्छे लोग हैं और सब मेहनती लोग हैं। और यदि आपके इस कार्यक्रम को सुनने के लिए यहाँ पर अपना बहुत महत्वपूर्ण समय को निकाल कर आए हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये बहुत गरिमा। कि मां शारदे की वंदना हमारे बीच में लखनऊ से पधारी हुई जो रचनाकार हैं डॉक्टर मालविका हरिओम जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को पाकर हम धन्य हैं और हम चाहते हैं कि मां शारदे की वंदना का अधिकार भी मां की उस बेटी को ही प्राप्त हो, क्योंकि और उसके लिए मैं मालविका जी से अनुरोध करूंगा कि वो मां शारदे की वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और आप एक बार जोरदार तालियों से आप उनको आशीष दें, आशीर्वाद दें। भाषा संस्थान उत्तर प्रदेश, गोयनका परिवार, पुनीत जी, पवन जी, विशेष रूप से संजय जी और आदरणीय बाबू जी जो यहाँ मौजूद हैं, और आप सभी लोग, सबका मैं बहुत ही ज़्यादा स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम आपने यहाँ पर उसका आयोजन किया। और पवन जी के सत्कार के तो हम लोग बहुत आदी हैं, बहुत पहले से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन पहली बार मैं ये देख रही हूँ कि पवन जी धीरे धीरे जो है कविता को पूरा 5 सितारा होटल तक पहुँचा दिए, ये बड़ी बात है। और साहित्य जो है धीरे धीरे कैसे पूरी तरह लिटरेचर बनता जा रहा है, ये हम अभी देख रहे हैं चीज़ें। लेकिन मेरा ये मानना है कि साहित्य जो है, कविता जो है, कविता चाहे कस्बे में, गांव में, गली में पढ़ी जाए और चाहे 5 सितारा होटल में पढ़ी जाए, लेकिन उसका दायित्व जो है अपनी जगह बिल्कुल तय है। कविता का दायित्व है कि समाज में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करें, कुछ नई बात कहने की कोशिश करें। और कविता पूरी तरह से माँ शारदे के पूरा जो आशीर्वाद है उसके ऊपर निर्भर करती है। नीरज जी ने कहा ही है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो इसे कहीं ना कहीं हम जो भी 2-4 पंक्तियां लिख पाते हैं माँ शारदे का आशीर्वाद मानते हैं और हम अपनी कविता के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ दे कर जाएं, बस यही हमारी अंदर से तमन्ना रहती है। तो आज इतना सुंदर ये आयोजन है। मैं पहली बार इस वंदना को पढ़ रही हूँ, मैंने लिखी है। मैं, पंकज जी, श्लेष जी सब जानते हैं कि एक दूसरी वंदना है जो मैं पढ़ती हूँ गाकर, गला भी मेरा थोड़ा खराब है, और ये मैंने बिल्कुल नहीं लिखी। और मुझे लग रहा है कि आप सबसे अच्छे श्रोता और कहाँ होंगे। इसके बस सिर्फ मैं चाहती हूँ कि इसके भाव को समझिए, जो पंक्तियाँ उसमें जो मैं कह रही हूँ, और ख़ास करके विशेष करके कवियों से अनुरोध है कि ज़रूर इसको ध्यान से, मतलब मंच का पूरा सम्मान में करते हुए शुरू करती हूँ। शारदे म कृपा कर कुमति को हर तू, शारदे म कृपा कर कुमति को हर तू, मेरी झोली ज्ञान रूपी मोतियों से भर तू। शारदे म कृपा कर कुमति को हर तू, मेरी झोली ज्ञान रूपी मोतियों से भर तू, मेरी भाषा शब्द लय ताल तू निखार दे। सुनो, हाँ मैं थोड़ा सा, हमारे बीच में हिंदुस्तान के संपादक हमारे बड़े भाई आदरणीय मनोज कुमार सर पधार चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में दैनिक जागरण के संपादक
आदरणीय श्री अवधेश माहेश्वरी जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में आई नेक्स्ट के एडिटोरियल हेड भाई अखिल दीक्षित जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और मेरे बड़े भाई और दैनिक जागरण के पूर्व संपादक श्री आनंद शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और सारे समाचार पत्रों के जो लीडिंग पेपर्स हैं उनके लोग, यदि आप इस कार्यक्रम को आशीष देने के लिए यहाँ पधारे हैं तो ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां उन सभी की उपस्थिति के लिए। आदरणीय AK सिंह सर जो कि खुद एक लिटरेरी पर्सन है, आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से लेकर और जितने हमारे आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी से लेकर जितने लोग हैं, ये निश्चित रूप से डॉक्टर गिरधर शर्मा जी बहुत मैं जितने भी सम्माननीय अतिथिगण हैं सबका स्वागत करती हूँ जो लगातार आ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि माँ शारदे का आशीर्वाद भी आप सबके ऊपर बना रहे। तो अब उनकी वंदना को जरा थोड़ा सा ध्यान देकर, चूंकि मैंने और इसको बिल्कुल श्लेष ही एकदम नया बिल्कुल लिखा है। और शारदे मां कृपा कर कुमति को हर तू, शारदे मां कृपा कर कुमति को हर तू, मेरी झोली ज्ञान रूपी मोतियों से भर तू, मेरी भाषा शब्द लय ताल तू निखार दे, मेरी भाषा शब्द लय ताल तू निखार दे, मेरी कविता के सारे भाव तू सवार दे, मेरे गीतों की गली में प्रेम का प्रकाश हो, मुक्तकों में क्षिति जल पावक आकाश हो, मेरी वाणी को बना दे सच का तू दर्पण, मेरी वाणी को बना दे सच का तू दर्पण, साहस दे कर सकूं झूठ का मैं तर्पण, ऐसी दे कलम हर वेदना साकार हो, ऐसी दे कलम हर वेदना साकार हो, लेखनी में दीन दुखियों की भी पुकार हो, स्याही में हो रंग निष्पक्षता के भाव का। बहुत सारे जो है समाचार पत्रों के यहाँ पर जो है संपादक लोग बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि निष्पक्षता जरूर होनी चाहिए जो सिर्फ माँ शारदा ही हमें दे सकती हैं, और हम सिर्फ कह ही सकते हैं काम सब आपका है। मेरी वाणी को बना दे सच का तू दर्पण, साहस दे कर सकूं झूठ का मैं तर्पण, ऐसी दे कलम हर वेदना साकार हो, लेखनी में दीन दुखियों की भी पुकार हो, स्याही में हो रंग निष्पक्षता के भाव का, स्याही में हो रंग निष्पक्षता के भाव का, वैभव के साथ जिक्र जुड़ा हो अभाव का, वैभव के साथ जिक्र जुड़ा हो अभाव का, जो भी सुने उसे ये कहानी लगे अपनी, जो भी सुने उसे ये कहानी लगे अपनी, बात कोई दिल की पुरानी लगे अपनी, मेरी काव्य सरिता का पानी मीठा कर दे, मेरी काव्य सरिता का पानी मीठा कर दे, और ये मिठास बनी रहे यही वर दे, मिठास बनी रहे यही वर दे, और ये मिठास बनी रहे यही वर दे, जो भी इसे पिए कंठ तर जाए उसका, जो भी इसे पिए कंठ तर जाए उसका, नशा क्रोध लोभ का उतर जाए उसका, नशा क्रोध लोभ का उतर जाए उसका, रसना पे सबकी हो स्वाद मेरे छंद का, कानों में उतर जाए स्वर मेरे बंद का, सुर में उतार दे तू भोर से शीतलता, राग दे जो गोधुली में सूरज पिघलता, दुनिया में हर कहीं प्रेम की बहार हो, दुनिया में हर कहीं प्रेम की बहार हो, पतझड़ में भी हरियाली बेशुमार हो, दुनिया में हर कहीं प्रेम की बहार हो, पतझड़ में भी हरियाली बेशुमार हो, मिट जाए बैर हर भोले भाले मन से, मिट जाए बैर हर भोले भाले मन से, उड़े शाम धुआं जैसे पावन हवन से, उड़े शाम धुआं जैसे पावन हवन से, मेरी जिंदगी के खाली पन्ने सब भर दे, मेरी जिंदगी के खाली पन्ने सब भर दे, सपने जो देखे कभी आज पूरे कर दे, मेरे पन्नों पे उगा दे शब्द हरी घास से, भाव रूपी फूल भी खिला दे मधुमास से, मेरी कविता में प्रेम का ही इत्र महके, मेरी कविता में प्रेम का ही इत्र महके, निश्चल गौरैया जैसे आंगन में चहके, निश्चल गौरैया जैसे आंगन में चहके। और इन पंक्तियों को जरूर सुनिएगा। झूठ तिकड़म से बचाना मुझे शारदे, झूठ तिकड़म से बचाना मुझे
मुझे शारदे, सच का पहाड़ा ही सिखाना मुझे शारदे, सच का पहाड़ा ही सिखाना मुझे शारदे। मालिनी तू महाभागा विमला है चंद्रिके, वाग्देवी भारती तू सौम्या और अंबिके। तेरे सारे नाम मुझे गिन गिन याद हो, तेरे सारे नाम मुझे गिन गिन याद हो। श्रोता ऐसे दे जो मुझे देते खूब दाद हो, श्रोता ऐसे दे जो मुझे देते खूब दाद हो। तेरे श्वेत वस्त्र तेरा हंस ये महान है, कविता जो मेरी है वो तेरा महादान है, कविता जो मेरी है वो तेरा महादान है। जब तक जीऊं बस लिख पाऊं कविता, जब तक जीऊं बस लिख पाऊं कविता। बार बार पढ़ूं बार बार गाऊं कविता, बार बार पढ़ूं बार बार गाऊं कविता, बार बार पढ़ूं बार बार गाऊं कविता। ये मैंने बिल्कुल नई लिखी है और आज बिल्कुल पहली बार इसको पढ़ा है, तो मुझे ठीक से थोड़ी याद भी नहीं थी। मैं चलते चलते अभी मंच पर जाने से पहले ये इस किताब के बारे में मैंने जो देखा, एक ही पल में पुनीत जी ने लिखा। मैं बहुत ज़्यादा उनको बधाई देती हूँ, ऐसे पद पर रहते हुए इतने ज़्यादा जो लोग व्यस्त रहते हैं उसके बाद भी अपने साहित्यिक कर्म को नहीं भूलते और कहीं ना कहीं देश को समाज को कुछ देने की बात करते हैं। और अंतिम पन्ने पर जो मुझे लगता है कि इस पूरी किताब का सार जो है उन्होंने इसी तरह लिख दिया है कि बिल्कुल सही कि जब हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, बिल्कुल सही कि जब हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मैं सुधरूंगा तो मुझे देखकर मेरा पड़ोसी सुधरेगा, मेरे पड़ोसी को देखकर मेरी गली के लोग सुधरेंगे, मेरी गली के लोगों को देखकर पूरा मोहल्ला, मोहल्ले से शहर, शहर से राज्य और राज्य से पूरा देश जो है वो सुधरेगा। तो कुल मिला के क्या है कि खुद का सुधरना बहुत ज़रूरी है। तो पुनीत जी ने बहुत ही आसान शब्दों में इस बात को कह दिया है और इस पूरी किताब में शायद यही भाव होगा। मैं उन्हें एक बार फिर बहुत बधाई देती हूँ और पूरे गोयनका परिवार को और पवन जी को बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ। इतना सुंदर इन्होंने यहाँ पर आयोजन किया और हम सबको बुलाया। बहुत धन्यवाद। माँ शारदे की वंदना आदरणीय मालविका हरिओम जी ने की। हमारे बीच में सभी महनीय लोग आते जा रहे हैं जिस पर भी नजर जाती है, लेकिन जैसे कला और संस्कृति से हम जुड़े हुए लोग हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में आगरा शहर की प्रमुख सिंगर सुजाता शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इन्होंने एक राम के ऊपर एक भजन इन्होंने जिसको मैंने लिखा था और उसको इन्होंने संगीतबद्ध किया और वो काफी पॉपुलर हुआ। तो एक बार वो अपनी जगह पर खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर लें। सुजाता शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। हमारे बीच में सभी महनी लोग हैं। मैं किस किस का नाम लूं क्योंकि कई बार नाम विस्मृत हो जाता है और फिर जरा दूर तक दृष्टि भी कभी कभी नहीं जा पाती है, तो मुझे आप माफ करते रहिएगा क्योंकि आप सभी हमारे आमंत्रण पर आए हैं। और ये मैं जानता हूं कि जितने लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनसे नीचे बैठे हुए लोग भी उससे ज्यादा महनीय लोग हैं क्योंकि आप इनको सुन रहे हैं। और माँ शारदे की वंदना हुई। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा तालियां उतना नहीं बजा पाएंगे। द्विपक्षीय वार्ता है, एक तरह से कहीं ना कहीं संवाद है। यदि आप जितना सामने वाले को सुनेंगे और जितना आप उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तब वो अपने रंग में आ पाता है। तो निश्चित रूप से, और हम तो तमाम कवि सम्मेलनों में हम सब जाते रहते हैं आदरणीय मालविका जी, और मुझे बड़ी खुशी हुई मालविका जी से जब मेरा परिचय हुआ। मुझे तो बहुत बाद में पता चला क्योंकि डॉक्टर हरिओम जी जो प्रमुख सचिव हैं समाज कल्याण विभाग में इस समय, और उनसे मेरी मुलाकात दुबई के अंदर हुई थी। दुबई के कवि सम्मेलन मुशायरे में सन 2019 में जब हम नाश्ते की टेबल पर बैठे और मुलाकात हुई, तो जबकि मैडम के साथ हमने कवि सम्मेलन भी पढ़े थे लेकिन हमको उनके बारे में उनका रिश्ता नहीं पता था। लेकिन जैसे ही हमको रिश्ता पता चला हमने एक बात उनसे जरूर कही कि मैम, अब हमारे इस ताज लिटरेचर फेस्ट को आपका आशीष चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें जो भी IAS, IPS सारे लोगों को इनवाइट किया गया है इस फेस्ट के अंदर, जिनकी कई पुस्तकें निकल चुकी हैं और साहित्य जगत में बाकायदा उनका दखल है। यदि आप डॉक्टर हरिओम जी को सर्च करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बड़े गजल सिंगर के रूप में भी उन्होंने नाम कमाया है जब आप सर्च करेंगे उनको। और तमाम उनकी किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके यात्रा वृतांत उनका बहुत मानसरोवर के नाम से बहुत पॉपुलर है।
तो इसमें डॉक्टर नीतीश्वर कुमार जी भी, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है। वो जो आगरा के डीएम रहे थे और उनकी भी एक किताब प्रकाशित उनकी भी हो चुकी है, वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे। डॉक्टर राजश्री सिंह जी जो कि हरियाणा पुलिस के अंदर आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि इस समय आईजी क्राइम हैं और वहाँ की तो वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे लोगों से बातचीत चल रही है उस ताज लिटरेचर फेस्टिवल में, इसलिए थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों से हमारा संपर्क हो रहा है, हमारी कोशिश है, हमने आशुतोष राणा जी से भी संपर्क किया है। मेरी लगातार बात जो राजपाल यादव जो हैं, क्योंकि राजपाल यादव भी एनएसडी के बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, वो तो इस तरह के रोल्स वो जरूर फिल्मों में करते हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति जताई है उस कार्यक्रम में आने के लिए। तो हम चाहते हैं कि एक जो ताज लिटरेचर फेस्ट है एक बड़े स्वरूप में आप लोगों को, जब 11 और 12 जनवरी को वो आगरा में आयोजित हो, तो जो थोड़ी सी परंपरा जो बीच में जो टूट गई थी, कोशिश करने की हमारी इस मुहिम को आपका प्यार मिले, बस यही हम चाहते हैं। और अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं वो कवि वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक इंसान, और वो भी व्यंग का एक ऐसा बारीक हस्ताक्षर जिसने पूरी दुनिया में अपनी व्यंग रचनाओं से नाम कमाया है। बड़े ही, मैं कहता हूं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास बैठे हुए थे, मुझसे बोले कि ये जो मालिका जी हैं 15 मिनट से मुझे परेशान कर रही है। अरे मैंने कहा यार क्यों झूठ बोल रहे हो, उन्होंने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। बोले यही मेरी परेशानी का कारण है। कभी कभी इंसान की परेशानियां पता नहीं क्या क्या होती है, लेकिन उन परेशानियों से भी हास्य का एक बड़ा नाम, एक व्यंग का एक बड़ा नाम प्रसून, पंकज प्रसून के रूप में हमारे इस मंच पर मौजूद है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां पंकज प्रसून के लिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से टेस्ट मैच होते थे पहले, और आपको पता है कि वो 5-5 दिन चलते थे, फिर उसके बाद वनडे मैच आए और उसके बाद अब 2020 का जमाना है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ज्यादातर हम जो कवि सम्मेलन के संचालक होते हैं वो कहते हैं कि अब हमको इन कवियों को पढ़ने के बाद हमें उस बड़े कवि तक की यात्रा तय करनी है। लेकिन आज हम जानते हैं कि हमको रात 8 बजे इस डिनर तक की यात्रा तय करनी है। तो आप बिल्कुल भी आप ये समझ लीजिए कि आपका बहुत कम समय, लेकिन सारे श्रेष्ठ कवियों की श्रेष्ठ रचनाएं आपको सुनने को मिले। लेकिन एक बार जरा मुझे लगता है कि तालियों की कमी मुझे लगातार महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि पंकज प्रसून उसमें सक्षम है। एक बार जोरदार तालियां। इतना आपसे अनुरोध किया जा रहा है ताली बजाने का, लेकिन आप बजा नहीं रहे हैं। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं बजवा के दिखाऊंगा ताली आपसे। बहुत बता रहे थे कि मालिका जी बगल में बैठी थी और मैं ये कह रहा था, असल में कवि जो होता है ये बड़ा विचित्र प्राणी होता है। हमारे लखनऊ में छोटा पागल खाना है जिसको नूर मंजिल कहा जाता है। पहले व्यक्ति वहाँ इलाज करवाता है, जो वहाँ नहीं ठीक हो पाता है तो आगरा के बड़े पागल खाने में आता है, और जब यहाँ भी नहीं ठीक हो पाता है तो वो पवन आगरी बन जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए संचालक के लिए। ये वास्तव में कवि पागलपन की श्रेष्ठतम अवस्था है। जो इसका जो हार्ड लेवल होता है पागल होने का, वो कवि होता है। मेरे बारे में बहुत सारी चीजें आपने बताई कि मैं वैज्ञानिक हूँ, ये हूँ, वो हूँ। असल में मैं बहुत ही विद्वान व्यक्ति हूँ। भाषा संस्थान का जहाँ भी कार्यक्रम होता है मुझे बुलाया जाता है, क्योंकि पुनीत जी मुझे 5 भाषाएं आती हैं। मैं भाषाएं बताता हूँ, आप आनंदित होइएगा। मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है, और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। और मुझसे ज्यादा भाषाएं दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति को आती हैं, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाऊंगा। इस पे तो आपकी तालियां बजनी चाहिए थे। तो इसके अलावा मुझसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है। पुनीत वशिष्ठ जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ उनकी बुक के लिए। मैंने भी 10-11 किताबें लिखी हैं। मेरी पत्नी का बर्थडे था तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की बुक गिफ्ट करना चाहता हूँ, बताओ वो कौन सी है। उसने कहा मेरे पसंदीदा बुक है आपकी चेक बुक। ऐसा ही होता है, वो एक अलग दुनिया होती है। अब मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि सब लोग, ज्यादातर लोग बिना पत्नियों के आए हैं,
घर पे छोड़ के आए हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। वरना अक्सर कभी सम्मेलनों में हमने देखा है कि पति पत्नी साथ में बैठे होते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति होती है, मुस्कुराने की भी इजाजत लेनी पड़ती है। तो आइए, पीछे पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपका रहना बड़ा जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल, नमस्कार। हमको गिरफ्तार मत करिएगा, कोई ऐसी बात निकल जाए अगर तो आइए, मैं आपको थोड़ी देर आपके बीच में हूँ। जैसा आप बता रहे थे, कह रहे थे कि ताली नहीं बज रही है। मुझे मालूम है, आप पवन आगरी जी ने गजब कार्यक्रम किया है। हम लोग लखनऊ में रिपोर्टर को बुलाने में हम लोगों का पानी छूट जाता है, आपने तो 4-4 संपादक बुला लिए। कैसे बुलाए भैया, ये बड़ा विचित्र बात है कि 5 स्टार में कभी सम्मेलन कर रहे हैं और इतने सारे संपादक एक साथ बैठे हैं। हमारे लखनऊ में तो बैठते नहीं है, अमर उजाला दैनिक जागरण वाले एक साथ नहीं बैठते हैं। हिंदुस्तान वाला उधर पे बैठे रहेंगे, दैनिक जागरण वाले उधर बैठे रहेंगे। कहते हैं कि एक साथ नहीं दिखना चाहिए हम लोगों को, लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी परंपरा है। मैं इस परंपरा को प्रणाम करता हूँ और वो पंक्तियाँ सुनाता हूँ जो आप ताली जिस पे जरूर बजाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना श्रेष्ठ मंच है, अभी वो कविता आपके समक्ष आई ही नहीं है, तो आप ताली कहाँ से बजाएंगे। अब मैं आगरा वालों के IQ लेवल के हिसाब से 4 पंक्तियां सुनाता हूं, देखता हूं आप ताली कैसे रोकते हैं। देखिए आपके स्तर की कविता कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। अच्छा, यही चाहिए इनको। अब यहाँ कितने 5 स्टार होटल में मैं कोई निम्न स्तरीय कविता थोड़े सुनाऊंगा कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू वजी अलवर रचा दीजिए। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, पीछे 2-4 लोगों को समझ में आई है। आपको प्रणाम करता हूँ, आप जरूर यहाँ के लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाए जाएं। कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू वजी अलवर रचा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। अब हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल हिंदुस्तान के बिल्कुल यही हालात हैं, बस हम लोग ताली बजाते जा रहे हैं। आइए, मैं आपको सारे संपादक चूंकि सामने बैठे हुए हैं और प्रिंट मीडिया ने पत्रकारिता की इज्जत बचा करके रखी हुई है, मैं प्रणाम करना चाहता हूं आपको और आपको समर्पित एक व्यंग्य पढ़ता हूं कि मैं ये देखकर चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। मैंने कुत्ते से पूछा, क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला, देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है, मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला, मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है। और देखना चाहता हूं आपके व्यंग्य की समझ। कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना, आजकल ये रिकॉर्ड किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है। किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है। आइए, आपको एक और अपनी कविता सुनाता हूं। एक लाइन में भी व्यंग्य कहा जा सकता है। एक लाइन सुनिए व्यंग्य की कि पहले मेरा दोस्त जीन्स नहीं धो पाता था, पहले मेरा दोस्त जीन्स नहीं धो पाता था, मैंने कहा शादी कर लो, अब वो पर्दे, चादर, साड़ी, पेटीकोट भी धुल लेता। एक लाइन और देखिए, पत्नी बोली, शादी से पहले तो बहुत लव यू बोलते थे, अब क्या हुआ? मैंने कहा, प्रिय, चुनाव खत्म, प्रचार खत्म। एक लाइन और सुन लीजिए, मैं फन लाइनर कॉलम लिखता हूं दैनिक भास्कर में, एक लाइन लिखनी होती है, वही एक लाइन आपको सुनाता हूं कि अगर आपकी पत्नी बेहद शांत स्वभाव की है तो ये खुशी की बात नहीं है, बल्कि ये चिंता का विषय है
क्योंकि साइलेंसर हमेशा उच्च कोटि की रिवॉल्वर में ही लगाया जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इस पे देखता हूं आप कितनी ताली बजाते हैं। अगला, एक पुरुष एक स्त्री के पीछे हाथ धो के पड़ गया। एक पुरुष एक स्त्री के पीछे हाथ धो के पड़ गया, फिर स्त्री को मुंह धोकर दिखाना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। बहुत अच्छा है, एक बार खुल के तालियां बजा दीजिए, क्योंकि तभी कवि को सुनाने को भी मजा आएगा। हाँ, एक और सुन लीजिए छोटा सा, कि कुर्सी का पानी से गहरा नाता है। कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है। वाह वाह। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है, और कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी मर जाता है। आंखों का पानी मर जाता है। एक लाइन और सुन लीजिए, फिर मैं एक आपको मुकम्मल कविता सुना दूंगा, कि दुनिया में सबसे ज्यादा मारा जाने वाला अगर कोई जीव है तो वो मुर्गा है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को जगाता है, इसलिए मार दिया जाता है। वाह वाह। अब एक पंक्ति सुन लीजिए, आज का जो सांप्रदायिक सौहार्द है बिगाड़ा कैसे जाता है। व्यंग की सबसे बड़ी पंक्ति, जो इससे अच्छा मैं शायद लिख नहीं पाया, वो आपके दरबार में रखता हूं, कि मैंने कहा, एक ने कहा जागो हिंदुओं जागो, एक ने कहा जागो हिंदुओं जागो, और उधर सारे मुसलमान जाग गए। वाह। दूसरे ने कहा जागो मुसलमानों जागो, और इधर सारे हिंदू जाग गए। फिर मैंने कहा जागो देशवासियों जागो, कमाल दोनों ही सो गए। वाह वाह वाह। दोनों ही सो गए। वाह 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 वाह। क्या दोनों ही सो गए। वाह वाह वाह। हमारे देश में दो तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं। हमारे देश में दो तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं। पहले वो जो महात्मा गांधी मार्ग पर चलते हैं, और दूसरे वो जो महात्मा गांधी मार्ग बनवाते हैं। वाह। मैंने मार्ग बनवाने वाले से पूछा, ये कैसा गांधी मार्ग है जहां सीवर खुला है, पानी बह रहा है, सड़क खुदी है, उस पर रोड़े ही रोड़े हैं। वो बोले गांधी के पथ पर चलना आसान थोड़े है। वाह 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 वाह। बहुत ये व्यंग्य की भाषा होती है। कभी कभी व्यंग्य की भाषा काफी देर बाद समझ में आती है। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो अचानक एक व्यक्ति ठहाका मार के हंसने लगा। मैंने कहा अचानक आप क्यों हंसने लगे? बोले कवि सम्मेलन में परसों किसी कवि को सुना था, अभी जाकर के समझ में आया है, तो मैं हंस रहा हूँ, ताली बजा रहा हूँ। ऐसी भी स्थिति होती है। आइए मैं अंतिम कविता पढ़ के स्थान ग्रहण करता हूँ। वो कविता जो मैं एक मिशन की तरह से पढ़ता हूँ, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कई सारी हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आपको समर्पित करता हूँ। वो कविता बड़ी वायरल हुई, मोबाइल दर मोबाइल बहुत फैली। वो अनुपम खेर जी ने उस कविता को टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क से पढ़ा भी। उस कविता का टाइटल है लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। हाँ। सुनिएगा, हम लोगों की अवधि में कहावत है कि वो जो लड़की आई है ना, वो बड़ी लड़ंका है, बड़ी लड़ाई लड़ती है। वहां से मैंने वो भावभूमि उठाई है और एक कविता की रचना की है। एक बार विवेकानंद के शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी ये बताइए, दुनिया में माँ का स्थान इतना ऊंचा क्यों होता है, पिता को वो स्थान क्यों नहीं मिल पाया? तो विवेकानंद जी ने कहा कि ये 1 किलो का पत्थर देता हूँ, इसे ले जाना अपने पेट में, 9 दिन तक बांधे रहना, वापस आना, मैं इसका जवाब बताऊंगा। वो पत्थर लेके गया, 9 दिन क्या वो 9 घंटे नहीं बांध पाया। बोला गुरुजी इस पत्थर का भार हमारे पेट से हटा दीजिए, इसका भार मुझसे सहन नहीं होता है। तो विवेकानंद ने कहा कि तुम 1-1.5 किलो का पत्थर 9 घंटे अपने पेट से नहीं लगा पाए, और एक माँ होती है जो 9 महीने एक शिशु को अपने पेट में रखती है, इसलिए माँ महान होती है, इसलिए माँ बड़ी होती है। सुनिएगा कि मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को
उठाने के लिए लड़ रही थी तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। वाह 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 वाह। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना होता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। आप ताली बजा सकते हैं एक बार जोरदार। अच्छी कविता पे तो आपको ताली बजानी चाहिए। गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से वो लड़ती है तमाम अश्लील फप्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से, आटो में सट कर बैठे किसी मन चले की फितरत से। वो लड़ती है विडंबना वाले सच से, जाने कितनों के बैठ टच से। वाह वाह। वो अपने आप से भी लड़ती है, जॉब की अनुमति न देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा यह दर्द सताता है कि दो बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठ जाता है। वो स्वाभिमान के बीज बोने के लिए लड़ती है, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है। वो शराबी पति से रोते हुए पिटती है, फिर भी उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ती है। अरे वो नहीं लड़ती महज शोर मचाने के लिए, वो लड़ती है 4 पैसे बचाने के लिए। वाह 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 वाह। वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है, सुखी परिवार के लिए लड़ती है। वो सांपों से चील बन के लड़ती है, अदालत में वकील बन के लड़ती है। वो दिल में दया, ममता, प्यार लेके लड़ती है, जरूरत पड़े तो हाथ में तलवार लेके लड़ती है। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है, तो कभी अवनी बन के फाइटर प्लेन से लड़ती है, कभी कील बन के लड़ती है, कभी किला बन के लड़ती है, कभी शर्मीली बन के लड़ती है, कभी इरोम शर्मिला बन के लड़ती है, कभी नफरत में, कभी अभाव में लड़ती है, कभी इंदिरा की तरह चुनाव में लड़ती है, प्यार में राधा दीवानी की तरह लड़ती है, तो जंग में झांसी की रानी की तरह लड़ती है। कभी रजिया, कभी अपाला बन के लड़ती है, कभी बेगम हजरत महल, कभी मलाला बन के लड़ती है, कभी शाह बानो बन पूरे समाज से लड़ती है, तो कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है। वाह 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 वाह। कभी रजिया, कभी अपाला बन के, कभी शाहबानो बन पूरे समाज से लड़ती, कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है, कभी दुर्गावती तो कभी दामिनी बन के लड़ती है। अस्मिता पर आंच आए तो कभी पन्ना धाये, कभी पद्मिनी बन के लड़ती है, कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, और जरूरत पड़े तो मेरी काम बन के लड़ती है। वाह वाह वाह। अंतिम की पंक्तियां, आखिर वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ कैसे लेती है। कंक्लूजन ऑफ द पोएट्री। बहुत सुधी लोगों के बीच में मैं बहुत संवेदनशील ये वाक्य रखने जा रहा हूं। आशा करता हूं आपका आशीर्वाद मिलेगा। कारण क्या है मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। अरे वो 9 महीने पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पवन भाई, मालविका जी, मनोज भाई, पंकज भाई, पुनीत जी को आत्मीय बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं इस पुस्तक के। और आप सबको प्रणाम कर रहा हूं कि आप सब लोग सुनने के लिए इतना समय निकाल के आए। मेरा प्रयास होगा जो आप इशारा कर रहे हैं जिस 10-15 मिनट के अंदर बात समेटने की, मैं करता हूं। पंकज मेरे भाई ने जहां से बात को विराम दिया है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं भी 4 पंक्तियां उस स्त्री शक्ति को समर्पित करते पढ़ूंगा, क्योंकि मैं कानून का प्रोफेसर हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पर तकलीफ होती है कि जिस देश में स्त्री का मान या जिस देश की पहचान ही स्त्री शक्ति से है, उस देश में जब बहुत ही ऐसी घटनाएं होती हैं तो यह सोचने का विषय है कि एक तरफ तो हम उसे देवी, एक तरफ उसे मां, सब कुछ मानते हैं, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ हो रहा तो कहीं ना कहीं समाज के रूप में हम असफल भी होते हैं। खैर, 4 पंक्तियां उस शक्ति के सम्मान के लिए मैं सबसे पहले, और चाहता हूं बस थोड़ा सा इस 10-15 मिनट आपके साथ हूं, अब सब लोग साथ हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा। 4 पंक्तियां अपनी इस भारतीय परंपरा के लिए, अपने उस इतिहास के लिए, अपने उस गौरव के लिए। सुने। दुर्गा है, काली माँ है, भवानी है बेटियां। दुर्गा है, काली माँ है, भवानी है बेटियां। राधा सी, मीरा मासी दीवानी है बेटियां। राधा सी, मीरा मासी दीवानी है बेटियां। हिम्मत की, हौसले की कहानी है बेटियां।
हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां, आया जो वक्त झांसी की रानी है बेटियां। और प्रारंभ में जैसा पुनीत जी ने भी जब कहा और भाई भी कह रहे थे कि यह संवाद का मंच है, तो पवन भाई संवाद भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से। मैं फिर आपको अपने उस इतिहास के गौरव की ओर ले चलता हूं। आप याद कीजिए, जब युद्ध क्षेत्र में इतना वीर और इतना ज्ञानी अर्जुन जब सब कुछ हार के किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठ जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण संवाद करते हैं। आज यह कार्यक्रम हो रहा है, यह संवाद का मंच है। 4 पंक्तियां अपनी ही श्री, अपनी ही परंपरा की आपको देता हूं कि यह कविता क्यों या संवाद का मंच क्यों। सुने। छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है, छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है, टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है, टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का, एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का, संवादों की ताकत से इतिहास बदलते देखा है, संवादों की ताकत से इतिहास बदलते देखा है। और जैसा कि आज उस पुस्तक का संदर्भ था जिसमें प्रेरक कहानियां हैं और हमारे जीवन मूल्यों की बात होती है, उस नैतिकता के पक्ष की बात होती है। मैं अक्सर एक मुक्तक पढ़ता हूँ, मेरी भी कुछ 10-12 किताबें और अभी पिछली श्री राम जी के जीवन मूल्यों को लेकर के है। मेरा ऐसा मानना है उनका चित्र तो बहुत सुंदर सुंदर बनता है, लेकिन वो अपने चरित्र के कारण वो युगातीत है श्री राम। पर वो इसलिए भी धन्य थे कि उनके साथ माता जानकी और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई थे। उस रामायण से अगर हमने इतना सीखा होता, क्योंकि मैंने कहा मैं कानून पढ़ाता हूं तो मैं बार बार कहता हूं, आज 75 से 80% केस हमारे भारत में न ऐसे केस होते न लड़ाई झगड़े। 4 पंक्तियां देता हूं। पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, आपकी गौरवशाली परंपरा है। पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए, पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए। राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, एक भरत जैसा भाई हमें आप लोग सच में बहुत मन से सुन रहे हैं। और इस आगरा नगरी में अक्सर आना जाना होता है और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे जितने संत ऋषि महर्षि कवियों का भी महत्व इसलिए नहीं कि हम लोग कविता पाठ कर रहे हैं तो अपने महत्व की बात करें, पर हमें श्री राम जी और कृष्ण जी तक भी जाने के लिए हमें बाबा तुलसी, बाबा वाल्मीकि, हमें सूर रही रसखान तक जाना पड़ता है। और सबकी भाषा क्या है? प्रेम की भाषा। ये किताब भी लिखी गई है तो समाज में वैमनस्य नहीं, प्रेम फैलाने के लिए लिखी गई है। 4 पंक्ति उसी इतिहास बोध से कि ये जो ढाई आखर जो कबीर जिसकी बात करते थे या जो सब लोगों ने कही 4 पंक्तियां, ये क्या है? समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं। आपका ध्यान चाहता हूं। समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं। मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है,
मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। वाह 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 वाह। इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। मुझे एक दो मुक्तक और याद आ रहा है। और मैं जिस धरती से आता हूँ, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की बलिदानी धरा है। तो वैसे तो भारत के कड़कड़ ने बलिदान दिया था, अपनी कुर्बानी दी थी इस देश को आजाद कराने में, पर मैं दो मुक्तक रखना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात और ऐसी क्या भावना रही होगी जो लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब मैं चार पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ, सुने। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए। याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए। वाह 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 वाह। और एक और मैंने प्रयोग किया था, देश से प्यार मिला, आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या ऐसी भावना थी कि इतनी कम उम्र में सब अपने प्राणों का बलिदान दे देते थे। और ये लड़के लड़की समान रूप से सबने दिया, बस मैंने एक प्रतीक के रूप में रखा, क्योंकि उस उम्र में प्रेम की ओर मन भागता है, श्रृंगार की ओर मन भागता है, रूप की ओर मन भागता है। लेकिन क्या बात ही देखें, सुने। देश की राह में झूम कर चल दिए, देश की राह में झूम कर चल दिए, उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए, उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए, होठ चूमे नहीं कम सीनों के मगर, होठ चूमे नहीं कम सीनों के मगर, फांसी के फंदों को चूम कर चल। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। और मेरा समय हो रहा, मैं जानता हूं 2-4 मिनट के अंदर अपनी बात रखूंगा। वंदे मातरम तब भी हमारे लिए प्राण शक्ति थी, वंदे मातरम आज भी प्राण शक्ति है। मैंने विनम्रता से सिर्फ एक प्रयास किया है वंदे मातरम के संदर्भ को आपके सामने रखने का। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपका साथ चाहूंगा, सुने। आनु बानु मानु जानू शान वंदे मातरम, सत्य निष्ठा में पगा ईमान वंदे मातरम, वीर धीर शहीदों का गान वंदे मातरम, कण कण में समाया हिंदुस्तान वंदे मातरम। तो तन मन धन सारा काम वंदे मातरम, सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम। तो तन मन धन सारा काम वंदे मातरम, सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम। तो सूर तुलसी मीरा राम श्याम वंदे मातरम, धर्म कर्म मर्म चारों धाम वंदे मातरम। वाह 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 वाह। बस मैं एक मुक्तक और एक दोहे से अपनी बात को विराम दूंगा। आपने बड़े मन से सुना। चलते चलते पवन भाई, मुझे लग रहा है कि बस एक मैं हल्का सा हास्य की पंक्ति का एक चौका लगाते हुए विदा लेता हूँ। वही करिए। बिल्कुल। और एक दोहे बस 2 मिनट के अंदर। अक्सर बात होती है प्यार मोहब्बत की, तो मैं यही कहता हूँ कि इन सब की ओर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इस एज में आकर के हम एक ऐसा आपके पास 4 पंक्ति का परिणाम लाए हैं जो 99.99% एकदम प्रमाणित है। अगर आपके एक बार आपकी कुछ तालियां मिली एक बार फिर से, तो मैं वो 4 पंक्ति बस एंड रिजल्ट, ये जितना प्यार लव इश्क मोहब्बत अफेयर है, इसका एंड रिजल्ट आपके सामने रख के जा रहा हूं। सुने भाई। याद आती है अभी तेरी
बिछड़े जमाने हुए, याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए, तू किसी की फलानी हुई, हम किसी के फलाने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2-4 तालियां जो हैं मेरे लिए एकदम से डेकाडोन का काम करेंगी। बहुत अच्छा लगा आपके बीच आकर। और ये श्लेष भाई प्रयागराज के बाशिंदे हैं, बहुत बढ़िया लास्ट में बात कह कर गए, वो किसी की फलानी हुई, वो किसी के फलाने हुए। श्लेष भाई ये आगरा है, ये मोहब्बत करने वालों का शहर है। यहाँ एक शायर हुए चचा गालिब, क्या क्या शेर कह गए। यहाँ पर तो चलता है कि न कुछ भी हंस के सीखा है, न कुछ भी रो के सीखा है, या न कुछ भी हंस के सीखा है, न कुछ भी रो के सीखा है। यहाँ जो कुछ भी सीखा है किसी का हो के सीखा है। वाह वाह, लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। और ये क्या, इनको ये सब हल्के में नहीं लेने का। मैं 4 पंक्तियां इनकी तरफ से समर्पित कर रहा हूँ, पवन भाई सुनेगा। अभी तक मैं वहीं पर हूँ, अभी तक घर नहीं बदला। अभी तक मैं वहीं पर हूँ, अभी तक घर नहीं बदला। कसम से तेरी यादों का कभी मंजर नहीं बदला। मुझे लगता है कि एक रोज तेरा फोन आएगा, इसी उम्मीद में 10 साल से नंबर नहीं बदला। इसी उम्मीद में 10 साल से नंबर नहीं बदला। अब धीरे धीरे तो पवार साहब, मनोज भाई बैठे हैं, मैं सारे संपादक मंडल को प्रणाम करता हूँ। ये लोग अद्भुत लोग हैं, दुनिया की कोई संस्था इनसे बिगाड़ कर जिंदा नहीं रह सकती। मैं सत्य बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ गुडेजा जी हैं, एक बार किसी बात पे नाराज हो गए, तो पोस्टर लगा था कि वो अजमेर जाना था, तो मैंने फेसबुक पर डाल दिया कि हम अजमेर जा रहे हैं। तो उन्होंने अखबार में छापा, कुमार मनोज लिखना था, अजमेर गए, उन्होंने कहा कुमार मनोज आज मर गए। फोन आने लगे, हमने फोन किया, हमने कहा ऐसा भी है, क्या किया? भूल सुधार छापा उसने। बोले हम अपनी लिखावट पर बहुत शर्मिंदा हैं, हमें बहुत दुख है कि कुमार मनोज आज भी जिंदा है। तो मनोज भाई तो बहुत हिंदुस्तान में बड़े बड़े कवि सम्मेलन करा के बहुत इन्होंने कवियों को। नहीं, मैं आपको बात बताऊं, देखिए एक मिनट मैं मनोज भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अमर उजाला के भूपेंद्र जी बैठे हैं, वो भी कवि सम्मेलन कराते हैं। अवधेश माइनर जी दैनिक जागरण के संपादक बैठे हैं, वो भी कवि सम्मेलन उनकी शरकनाओं में है। तो एक का ही नाम बता लो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ पवन भाई कि मनोज पवार जी का कोटा हो चुका है एक बार, अब इन दोनों का नंबर है। तो ये बहुत शानदार। पुनीत वशिष्ठ जी को बहुत बहुत बधाई, उनकी पुस्तक मृत्युंजय आई है। वशिष्ठ कुल की परंपरा के पुनीत वशिष्ठ जी, वो वशिष्ठ जब महाराजा दशरथ के साथ दरबार में बैठते हैं तो विश्वामित्र आते हैं, कहते हैं राम मुझे दे दो। दशरथ मूर्छा खाकर गिर पड़ते हैं, कहते हैं राम मेरा 14 वर्ष का बच्चा है, वो जंगल में जाकर क्या करेगा? तो वही वशिष्ठ थे जिन्होंने दशरथ का हाथ पकड़ा और कहा कि विश्वामित्र मांग रहे हैं, दे दो। तब एक कवि दिल्ली का लिखता है, त्याग दी हर भावना निष्काम होने के लिए, राम ने क्या कहा, खोया राम होने के लिए। तब एक राम जैसा युग निर्णायक कोई बनता है। और यहाँ जो लोग बैठे हैं, शाहजहां ने इसी शहर में ताजमहल तामीर करवाया, मोहब्बत की एक निशानी है। और आप सारे लोग, मैं जानता हूँ कि इतने धनवान हैं कि 1-2 ताजमहल बनवा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने स्कूल कॉलेज बनाए ताकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकलकर भगवान श्री राम की तरह युग परिवर्तन का संकल्प लें और आगरा शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये पंकज त्रिशूल वैज्ञानिक है, शानदार उर्दू बोलकर गया।
एक दिन मेरे मोहल्ले का पप्पू तूफानी आया, दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, पप्पू तुरंत बोला अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बोले अल्लाह ताला ने करम फरमाया है तो मिसरे हुए हैं, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। एक अक्षर मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगा ये ढंग का बोल रहा है। बोले अल्लाह ताला ने करम फरमाया है तो मिसरे हुए हैं, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। मैंने कहा सुनाओ। पप्पू ने सुनाना शुरू किया। अगरचे जिंदगी का असल मकसद प्यार होता है, दिले नादान फिर क्यों दर्द से शर्मसार होता है। समझ में एक अक्षर नहीं आया, लेकिन मैंने कहा यार ये क्या है, तो पप्पू बोला ये उर्दू है। मैंने कहा ऐसा कर यही 2 लाइन मुझे रटा दे, मैं आगरा जाऊंगा, वहाँ सुशील गुप्ता जी बैठे होंगे, तमाम सारे लोग बैठे होंगे, संपादक लोग बैठे होंगे, सुनाऊंगा, इंप्रेशन जमाऊंगा, उनको लगेगा भैया पढ़ा लिखा कवि है, उर्दू जानता है। तो पवन भाई होटल में भावना क्लार्क में रुके, मैं आया, मैंने दरवाजा खटखटाया, पवन भाई ने दरवाजा खोला, मैं तुरंत बोला अस्सलाम वालेकुम। पवन भाई बोले वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा अल्लाह ताला ने करम फरमाया है तो मिसरे हुए हैं, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। पवन भाई बोले जी इरशाद। मैंने कहा अल्लाह ताला ने कहा अगरचे, मैंने कहा अल्लाह ताला ने करम फरमाया है तो मिसरे हुए हैं, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। इन्होंने कहा इरशाद। मैंने कहा अगरचे जिंदगी का असल मकसद प्यार होता है, दिले नादान फिर क्यों दर्द से सरसार होता है। इतना सुनते ही पवन भाई ने ऐसे चश्मा उतारा, बोले इधर आ, पप्पू तूफानी कब मिला था। यही 2 लाइन तो 15 दिन पहले उसे रटाई थी। तो अपने साथ यही होता, बहुत अच्छा लगा। और आइए, इतने बड़े लोग बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करते हुए, मैं जानता हूँ मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी थी कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। क्या बात है। धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू वो चाहे, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप औलाद भूखा नहीं सोने देता। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और तमाम सारे लोग बैठे हैं। अभी मालविका जी के गीत सुनने हैं मीठे मीठे, और मालविका जी को देखकर लगता है कि डॉक्टर हरिओम जी IAS क्यों हुए होंगे। अगर इतना सुंदर पार्टनर जीवन में आए तो आदमी क्या भी कुछ भी तैयारी कर सकता है। ये कोशिश मैंने भी की थी। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर गया, 3 महीने IAS की तैयारी की, कुछ भी नहीं कर सका, प्रीलिम्स भी नहीं समझ में आया, कुछ नहीं निकाल पाया। तो पवन भाई ने बताया वहाँ मंदिर में बाबा जी रहते हैं, उनके पास जाओ, चढ़ावा चढ़ाओ, पैर छुओ, पक्का IAS हो जाओगे। साहब हम गए, बाबा जी के पैर छुए, बाबा जी ने घंटी बजाई, बोले आ गया। मैंने कहा आ गया। बोले ऐसा कर, तुझे IAS बनना है ना। मैंने कहा बनना है गुरुजी। बोले तू दशहरे के दिन नीलकंठ पंछी के दर्शन कर ले, समझ ले IAS पक्का। मैं दशहरा आया, सवेरे निकल लिया, पूरे दिन घूमा, कोई नीलकंठ नहीं मिला। शाम को लौटते वक्त एक मेड़ के किनारे मरा हुआ नीलकंठ मिला। तो मैंने कहा कुछ तो मिला, मैंने उठा के जेब में धर लिया, बाबा जी के चरण छुए। मैंने कहा महाराज एक बात बताओ, अगर नीलकंठ मरा हुआ हो तो? महाराज जी ने सोटा उठाया, बोले मूर्ख, अगर मरा हुआ देख लिया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। हमने जेब में हाथ डाला और महाराज जी की गोद में रख दिया नीलकंठ। बोले मेरा अकेला काय होगा। अपनी कहानी कहाँ से चलती है। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। और थोड़े से जीवंत हो गए आप लोग, और आप लोग हंस मुस्कुरा रहे हैं। इससे पहले तो ये लग रहा था जो पीछे बैठे थे आदमी नहीं गमले रखे हुए, लेकिन अब एकदम से मौसम बड़ा शानदार हो गया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और आगरा ऐसे करके पूरी रात गुजारती है। कि भारत की भूमि की महानता कहानो कहें, आदमी के बीच दिनमान मिल जाते हैं। ये वो शहर है जिसने पूरी दुनिया में होने वाली नफरतों की लकीरों को पाटा। ये वो शहर है जहां पर अगर मंदिर है तो किनारे पर एक मस्जिद भी होती है। ये वो शहर है जहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर कभी दंगे नहीं होते। ये मोहब्बत का शहर, में गर्व के साथ कविता पढ़ रहा हूं कि भारत की भूमि की महानता कहां लो कहें, आदमी के बीच दिनमान मिल जाते हैं। कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। तो हिंदुओं के उर्दू का बहुत बड़ा शायर हुआ फिराक गोरखपुरी, जिसका असली नाम था रघुपति सहाय।
और आगरा की पट्टी में एक हिंदी का बहुत बड़ा कवि हुआ जिसने लिखा कि खेलत खात भरे अन्ना पक बैंगन बाजित गिरी कछोटी वाह छवि को रस्थान विलोकत वारत काम कला निध कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखर। ये कविता एक मुसलमान कवि ने लिखी, एक मुस्लिम कवि रसखान ने, इब्राहिम रसखान लिखता है। ये आगरा ही कर सकता है। पंक्तियां पढ़ता हूं। आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं, कितने ही धर्म जाति कितने ही संप्रदाय भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। तो हिंदुओं के बीच में फिराक मिल जाते हैं, तो मोमिनों के बीच रसखान मिल जाते हैं। अरे गोकुल की गलियों में प्यार से तलाशिए तो गाय को चराते भगवान मिल जाते। वाह 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 वाह। गोकुल की गलियों में प्यार से तलाशिए तो गाय को चराते भगवान मिल जाते। थोड़ा सा टाइम है। हाँ, मतलब 5 मिनट और जिस रंग के लिए अच्छा, एक बार मनोज जी जाने जाते हैं। एक बार मुझे आपसे ताली बजा के बताएंगे। वैसे तालियों से कुछ होता जाता नहीं है, तो ये लगता है कि आप लोग भी सुन रहे हैं और जिसकी समझ में ना आए वो इसलिए बजा दे कि पड़ोस वाला ये समझे कि आपकी भी समझ में कुछ आ रहा है। तो ये हमारे और आपके बीच का एक संबंध है। मैं एक कविता पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो उनके सामने एक कविता पढ़ता हूँ। हम सारे लोग छोटे छोटे गाँव से निकलते हैं सर, बड़ी बड़ी यात्राएं तय करते हैं, पूरी दुनिया घूम लेते हैं और फिर कई बार लगता है ये कविता मैंने कभी मन से सुनाई नहीं है, लेकिन मैं आज आगरा से अपनी कॉपी, आप लोग हमारे गुरु लोग हैं, आपसे कॉपी जचवा रहा हूं। अगर अच्छी लगेगी तो पूरी दुनिया में सुनाऊंगा। पवन भाई सुनेगा कि जीवन की मेरा मानना यह है कि धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना या कभी दादी की उंगली को पकड़कर देख लेना, और भी सुंदर लगेगा रूप शीशे में तुम्हारा, गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़ कर देखना। मैं कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। जीवन की इस भाग दौड़ में जब थक जाता हूं, जुड़ना मेरे साथ, जीवन की इस भाग दौड़ में जब थक जाता हूं, दौलत वैभव की चाहत में जब बिक जाता हूं, आत्महीनता जब सीने में घर कर जाती है और निराशा की बदली सिर पर मंडराती है, तब मुझको बहलाता है मेरा प्यारा बचपन। वो घर की फूटी दीवारें, वो कच्चा आंगन, गेहूं की लहराती बालें, भंवरों का गुंजन, कजरी चैती और मल्हारे मधुमाता सावन, सुधियां यादें मेमोरीज, सुधियों का मकरंद लुटाकर मन बहलाए हम। और अगली पंक्ति पर मैं दावा करता हूं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो ताली नहीं बजाएगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। सुधियों का मकरंद लुटाकर मन बहलाए हम, आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम। आओ उस कच्चे घर में, थोड़ी देर फ्लैशबैक में चले, आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम। गुल्ली डंडा और कबड्डी, चोर सिपाही छुआ छुआवल, पिंटू टिंकू दुल्ली काकी, मुखिया जी का मान मनावल, सारे दिन की धमा चौकड़ी थक कर घर आना, अम्मा का हल्ला सुन करके आंखें भर आना, और कैसे कह दूं तब जाने कैसे पढ़ लेते थे भैया भाभी का आंखों आंखों में बतियाना। भैया वो समझते थे बच्चा है, कैसे कह दूं तब जाने कैसे पढ़ लेते थे भैया भाभी का आंखों आंखों में बतियाना। आगरा में एक कवि हैं डॉक्टर रामेन मोहन त्रिपाठी, उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी, आपके शहर के बड़े कवि हैं। उन्होंने लिखा कि कौन ऐसा है जो दुनिया में गुनहगार नहीं, कौन ऐसा है कि जिसने किया है प्यार नहीं, फर्क इतना है बस मेरे तुम्हारे जीवन में, हमने स्वीकार कर लिया तुम्हें स्वीकार नहीं। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम, गुल्ली डंडा और कबड्डी, चोर सिपाही छुआ छुआवल, पिंटू टिंकू दुल्ली काकी, मुखिया जी का मान मनावल, सारे दिन की धमा चौकड़ी थक कर घर आना, अम्मा का हल्ला सुन करके आंखें भर आना, और कैसे कह दूं तब जाने कैसे पढ़ लेते थे भैया भाभी की आंखों आंखों में बतियाना। और मुझको रोज चढ़ाती थी और पागल कहती थी, घर से थोड़ी दूरी पर एक राधा रहती थी। घर से थोड़ी दूरी पर एक राधा, प्यार करने वालों जिसने कभी मोहब्बत की हो सुनना, वो रिश्ते जो कहीं गली में हम गांव के नुक्कड़ पर छोड़ आए, आज भी रिश्ते की अगर याद आती हो तो 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कैसे कह दूं तब जाने कैसे पढ़ लेते थे, घर से थोड़ी दूरी पर एक राधा रहती थी, अल्हड़ सी निर्बोध
नयन की चंचल चितवन पर। हाय हाय। अरे 100 जन्म लुटा दूं उस रदिया के छुटपन पर। 100 जन्म लुटा दूं, 100 जन्म लुटा दूं उस रदिया के छुटपन पर। ऐसा लगता है वो अब भी पास बुलाती है, टेढ़ी पगडंडी जो मेरे घर को जाती है। क्या वो बागों में आमों की चोरी, कीचड़ गोबर मिट्टी की होरी, अब भी सहज याद आ जाती है हमको फुलमतिया की नन्ही सी छोरी। तो अपने बचपन के अनुभव हर ओर लुटाए हम, आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जाए। अब बहुत बहुत धन्यवाद। ये लंबी कविता है लेकिन बस केवल वो जो 4 पंक्तियां जिनके लिए पूरे हिंदुस्तान आपको जानता है, उन 4 पंक्तियों को क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इतने अच्छे लोगों के बीच में यदि कुमार मनोज उन प्राण पंक्तियों को पढ़कर न जाए तो वो शायद नाइंसाफी होगी। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां उन 4 पंक्तियों। एक दंगा हुआ। मेरे जीवन की ये ऐसी 4 पंक्तियां हैं, मैं जहां भी जिस भी दुनिया के शहर में जाता हूं ये लाइनें पहले ही से लोग सुनी हुई होती हैं। एक दंगा हुआ और उसमें एक लड़का मारा गया जो अकेला कमाने वाला था, अपने घर में इकलौता पुत्र था। उसके 2 छोटी बच्चियां थी। जैसे ही उसकी लाश जो है उसके दरवाजे पर पहुंची, शहर के बड़े लोग उसके दरवाजे पर सांत्वना देने के लिए कुछ चेक लेकर पहुंचे, पत्रकार लोग भी पहुंचे अखबार में खबर छापने के लिए। उसकी जो पत्नी थी, उसकी विधवा थी, इस सारे मजमे को देख रही थी। मेरे जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ लिखा उनमें ये 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। स्वागत। उसकी आंखों में वो क्या कहना चाह रही थी, आपके इस बेटे ने कहने की कोशिश की सुनिए। कि सो गया नसीब मांग का गया सिंदूर, हाँ, और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। वो कह रही है कि क्या क्या चला गया साहब, सो गया नसीब मांग का गया सिंदूर और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। कैसा विस्फोट था कि एक पल भी न लगा, पूरे ही शरीर की बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी गया है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां। शब्द जिनके होठों से निकलकर गीत बन जाते हैं, जाने कितने बेबस लोगों के मीत बन जाते हैं, और स्वर की गंगा में बहकर जब भी बोलती है मालविका जी, टूटे हुए दिलों की प्रीत बन जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां मालविका जी के लिए। पवन जी, आपका पूरा 1 मिनट बचा दिया मैंने। जब तक आप बोल रहे थे मैं यहाँ पहुँच आई, और माहौल तो बहुत ही इनफॉर्मल होता जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग पहले तो बड़े ऐसे बैठे हुए थे, अब धीरे धीरे माहौल बना है कि अब आप धीरे धीरे कवियों के साथ जुड़ रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं अब आपसे तालियां बजाने की गुजारिश बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि हम भारत में रहते हैं और यहाँ हर व्यक्ति को जो कहा जाता है वो कभी नहीं करता है। यहाँ पर सारी कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, बहुत कम है हालांकि संख्या में, ये है सब उनके लिए, लेकिन आप लोग भी ये तो सुनिएगा। जान कहकर मुझे बेजान बना रखा है, बोल सकती हूँ मगर कान बना रखा है। जान कहकर मुझे बेजान, ये मंच के लिए मुझे लग रहा है पंक्तियां हो गई। बोल सकती हूँ मगर कान बना रखा है, घर का घर छोड़ के तन्हा मुझे कट लेता है। घर में देखिए आप, स्त्रियां ही आखिर में बच जाती हैं। पुरुष को सुबह सुबह ऑफिस जाना है, अपना तैयार होकर सज धज के वो निकल गए, बच्चों को स्कूल जाना है, घर में और किसी को कुछ काम है, तो कौन बचती है? उसी के लिए वो सोच के मैंने लिखा है कि जान कहकर मुझे बेजान बना रखा है, बोल सकती हूँ मगर कान बना रखा है, घर का घर छोड़ के तन्हा मुझे कट लेता है, बाखुदा मुफ्त का दरबान बना रखा है, बाखुदा मुफ्त का दरबान बना रखा है। और पवन जी, पंक्तियां मैं दिल्ली में पढ़ रही थी तो प्रवीण शुक्ल जी आपकी तरह संचालन कर रहे थे, तो मैंने वहां पर ये कहा कि बड़ी मुझे खुशी हुई कि महिलाओं ने ही नहीं पुरुषों ने भी इस पर ताली बजाई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि महिलाओं ने तो इसलिए बजाई कि उन्हें बेजान समझ में आया, पुरुषों ने इसलिए बजाई क्योंकि उन्हें जान समझ में आया। तो मैं कुछ मुक्तक है अब आप के सामने, वो समय बहुत ज्यादा है नहीं इसलिए। दूर दूर से प्यार जताते हो कैसी मजबूरी है,
दूर दूर से प्यार जताते हो कैसी मजबूरी है, दिल है दिल के पास अगर तो फिर कैसी ये दूरी है। वाह वाह। दूर दूर से प्यार जताते हो कैसी मजबूरी है, दिल है दिल के पास अगर तो फिर कैसी ये दूरी है। शौक बहुत है मुझको अपनी तस्वीरें खिंचवाने का, वाह। शौक बहुत है मुझको अपनी तस्वीरें खिंचवाने का, लेकिन जब तक तुम ना देखो हर तस्वीर अधूरी है। वाह, लेकिन वाह, वाह। जब तक तुम ना देखो हर हर तस्वीर अधूरी है। और मैं बहुत बीच में कोई कहानी कथा ना करके सीधे ही मैं दो चार जो हमारा कविता कर्म है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ कि हम लोग क्या लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, कैसा सोचते हैं। और कई बार वो समसामयिक होता है, कोई श्रृंगार की बात करता है, कोई हास्य की, हर किसी का अपना एक स्टाइल है, लेकिन आप तक बात पहुंचे बस यही मकसद रहता है। दर्पण देख संवर गए कितने, दर्पण देख संवर गए कितने, फिर खुद पर ही मर गए कितने। हाय हाय हाय। दर्पण देख संवर गए कितने, फिर खुद पर ही मर गए कितने। ख्वाबों की खेती को सच के, ख्वाबों की खेती को सच के, कीट पतंगे चढ़ गए कितने। ख्वाबों की खेती को सच के, कीट पतंगे चढ़ गए कितने। फाइलें सब्ज योजनाओं की, फाइलें सब्ज योजनाओं की, चूहे रोज कुतर गए कितने, चूहे रोज कुतर गए कितने। और इस सब से तो आप बिल्कुल वाकिफ होंगे कि कुर्सी सगी हुई कब किसकी। दर्पण देख संवर गए कितने, फिर खुद पर ही मर गए कितने। ख्वाबों की खेती को सच के, कीट पतंगे चढ़ गए कितने। फाइलें सब्ज योजनाओं की, चूहे रोज कुतर गए कितने। कुर्सी सगी हुई कब किसकी, बैठे और उतर गए कितने, बैठे और उतर गए कितने। और ये सुनिएगा कि बीती जो तेरे साथ, बीती मैं कुछ मिला जुला बीच में सुना रही हूँ, जितना भी आप तक पहुंच जाए और आपको पसंद आ जाए। बीती जो, क्योंकि ये सारे मैं देख रही हूँ कि कभी काफी कोशिश की है अपने अपने अंदाज से आप सबको रिझाने की, तो मुझे लग रहा है मिला जुला ही सुना दीजिए, कहीं किसी को कुछ अच्छा लग जाए। खिचड़ी पसंद है। बीती जो तेरे साथ वही काम भर की थी। क्या बात है। थोड़ी आवाज अगर, अरे जरा पीछे एक बार जरा। मैं बहुत थोड़ी देर के लिए, हम लोग यहाँ हैं, खाना बिल्कुल तैयार है, मुझे पता है कि पेट में भी चूहे कूद रहे हैं, ये बिल्कुल सुनने का मन नहीं है कि चूहे और क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल खाने की तरफ ध्यान है, बस बहुत थोड़ी देर और उसके बाद बस पवन जी हैं, सुनिएगा। बीती जो तेरे साथ वही काम भर की थी, बीती जो तेरे साथ वही काम भर की थी, वरना ये जिंदगी तो फकत नाम भर की थी। हम क्या ही सुनाते तुझे इस दिल की धड़कने, हम क्या ही सुनाते तुझे इस दिल की धड़कने, जब तुझसे मुलाकात महज शाम भर की थी, जब तुझसे मुलाकात महज शाम भर की थी। और ये पंक्तियां एक बार फिर मंच के हवाले से कि सीता ने अपने दम से जिसमें जगह बनाई, हाँ, सीता ने अपने दम से जिसमें जगह बनाई, वो राम कथा राम कसम राम भर की थी, वो राम कथा राम कसम राम भर की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये थोड़े देश में क्या हालात रहते हैं, और चूंकि बहुत बड़े बड़े समाचार पत्रों के संपादक यहाँ पर हैं, तो मैं समझती होंगी कि जहनी तौर पर वो गंभीर बातों को पसंद करते होंगे, उनका ध्यान इस तरफ जरूर आकर्षित किया जाना है। देश समाज में क्या हो रहा है कि तमाम शहर का मौसम खराब लगता है। आगरा का तो मुझे लगता नहीं है खराब, मैं जैसे ही आई तो एकदम पेठे की मैं चारों तरफ पंची पेटा। मैं सोचती हूँ कि इतने ज्यादा पेठे के बीच में आप कैसे रहते हैं, पूरा उसको तो सोचते ही लगता है कि खाते जाइए, लेकिन आप सबने काफी मेंटेन किया हुआ है खुद को, तो लग रहा है पेठा उतना ज्यादा आपको सता नहीं रहा है। तो सुनिएगा, तमाम शहर का मौसम खराब लगता है, सुकून से सांस भी लेना अजाब लगता है। क्या बात है। तमाम शहर का मौसम खराब लगता है, सुकून से सांस भी लेना अजाब लगता है। हवस की आंधियों ने बेतरह तबाह किया,
हवस की आंधियों ने बेतरह तबाह किया, कसम से मुल्क ये रौंदा गुलाब लगता है, कसम से मुल्क ये रौंदा गुलाब लगता है। गलत को बोलना गलत कोई गुनाह नहीं, गलत को बोलना गलत कोई गुनाह नहीं। न जाने डर क्यों सबको बेहिसाब लगता है, न जाने डर क्यों सबको बेहिसाब लगता है। वो घुस रहे हैं किसी के भी घर में बेकाबू, वो घुस रहे हैं किसी के भी घर में बेकाबू। उन्हें तो जुर्म भी अपना सवाब लगता है, उन्हें तो जुर्म भी अपना सवाब लगता है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने तालियों की गुजारिश नहीं की थी और मैं थोड़ा गंभीर किस्म का, बहुत हास्य भी हुआ, सब हुआ, तो आप ऐसी चीज़ें भी कुछ थोड़ी बहुत सुन के अपने साथ लेकर जाएं। पास तो बैठ मेरे पल दो पल, पास तो बैठ मेरे पल दो पल, दिल को इतना सवाब काफी है। पास तो बैठ मेरे पल दो पल, दिल को इतना सवाब काफी है। तेरी चाहत के वरक में लिपटा एक सूखा गुलाब काफी है, एक सूखा गुलाब काफी है। और सुनिएगा कि खुशी से जो अदावत हो गई है, अदावत यानी कि दुश्मनी, खुशी से जो अदावत हो गई है, गमों की दिल को चाहत हो गई है कि अब जाकर के तुम लाए हो मरहम, कि जब जख्मों की आदत हो गई है, कि जब जख्मों की आदत हो गई है। और एक मेरा गीत है जो मैंने ऐसे ही सोच कर जो लिखा था कोरोना के समय में कि जिंदगी कैसी है, एक पल आप हैं, आज आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको अगले पल का कुछ भी नहीं पता। उस कोरोना ने हमें सिखा दिया कि हमें कैसे दरअसल जीना चाहिए, हर पल को जीना चाहिए। मैं गला मेरा साथ दे रहा है नहीं, बस उसका एक अंतराल मैं सुनाती हूँ। और बाबूजी यहाँ बैठे हैं, आप जरूर सुनिएगा। भागती सी जा रही है जिंदगी, भागती सी जा रही है जिंदगी, छूटते से जा रहे हैं पल सभी, भागती सी जा रही है जिंदगी, छूटते से जा रहे हैं पल सभी। तुम सवालों को समय पर छोड़ दो, तुम सवालों को समय पर छोड़ दो, मिल ही जाएंगे किसी दिन हल सभी, भागती सी जा रही। हर कोई हालात से मजबूर है, हर कोई हालात से मजबूर है, जिसको समझो पास वो ही दूर है। हर कोई हालात से मजबूर है, जिसको समझो पास वो ही दूर है। भीड़ में तन्हा खड़ी है सब यहाँ, भीड़ में तन्हा खड़ी है सब यहाँ, अब तो जीवन का यही दस्तूर है। जिनके होठों पर यहाँ जितनी हंसी, जिनके होठों पर यहाँ जितनी हंसी, उतने ही वो दिल से है बेकल सभी। जिनके होठों पर यहाँ जितनी हंसी, उतने ही वो दिल से है बेकल सभी, भागती सी जा रही। और ऐसी जिंदगी में क्या उसका मतलब, आप जब तक खुद से आप अपने आप को उतना समर्थ ना करने की मैं हर चीज़ झेलने की सामर्थ्य रखता हूँ, ताकत रखता हूँ, वरना तो चीज़ें जो है आपके साथ यही सब करने के लिए बैठे ही हैं। सब लोग भी ऐसे हैं और दुनिया भी ऐसी है। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक मेरी पंक्तियाँ थी कि हंसी आती है यहाँ तो आसपास लोग किस तरह के हैं, ये मैं मुक्तक सुना के अपनी जगह लेती हूँ। और आप इस सच्चाई से बिल्कुल स्वीकार करेंगे इसको कि हंसी आती है उनको जब कोई रोता दिखाई दे,
हंसी आती है उनको जब कोई रोता दिखाई दे, किसी का डूबना तक भी उन्हें गोता दिखाई दे। हंसी आती है उनको जब कोई रोता दिखाई दे, किसी का डूबना तक भी उन्हें गोता दिखाई दे। यहाँ घाटा हुआ है दिल के सौदे में बराबर का, यहाँ घाटा हुआ है दिल के सौदे में बराबर का। उन्हें नुकसान केवल खुद का ही होता दिखाई दे, उन्हें नुकसान केवल खुद का ही होता दिखाई दे। बहुत शुक्रिया गोयनका परिवार, भाषा संस्थान, पूरा मंच, पवन जी, पुनीत जी और आप सब जितने महनीय मेहमान यहाँ पर हैं। इतनी देर हम सबको आपने सुना, अपना आशीर्वाद दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम आगरा से आप सबका आशीर्वाद लेकर जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आगरा में दोबारा फिर आना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मालविका जी, ये दरअसल हमने आपकी वो कविताएं सुनी थी कि एक लाइन भी मेरी समझ में नहीं आई थी। तो ये क्या है मालविका जी, ये आगरा वाले, ये पवन भाई की संगत में रहने वाले लोग हैं। ये प्यार मोहब्बत की बातें बहुत गंभीरता से नहीं लेते। मेरे को अगले ने मैसेज भेजा एक दिन, फूंक डाली सब कमाई जिसके मेकअप सेंट में। रात को 12 बजे मैसेज भेज रहा, फूंक डाली सब कमाई जिसके मेकअप सेंट में, बेचकर घरबार सारा रह रहे हैं टेंट में। वही लड़की कल मिली थी एक नए लड़के के साथ, गोलगप्पे खा रही थी एसी रेस्टोरेंट में। तो इतने प्रैक्टिकल लोग हैं। अगले का लड़का शादी लाए, लड़की के साथ, आगरा थोड़ा मॉडर्न शहर है, तो कहा कि लड़के लड़की को जीवन भर साथ रहना, थोड़ा घूम फिर लो। आप लोगों का उधर अलग ही कवि सम्मेलन चल रहा है। बहुत अच्छा डिस्कशन है। मैं समझ रहा हूँ कि आप भी शाम को कहीं मिलने का विचार बना रहे होंगे। तो अगले ने लड़की देखने गया, अगले का पुत्र, बेटा हमारा भतीजा, घूमने गए, वो पिक्चर चले गए। शाम को आए तो पवन भाई की आंखें गरम, बोले कितना खर्चा किया? लड़का बोला 1000। पवन भाई ने गिरा लिया, बैठा लिया, बोले मुर्गा बन, 1000 रुपया खर्चा किया। लड़का बोला नहीं, इससे ज्यादा उस लड़की पर थे ही नहीं। किसी के समझ में 2-3 दिन बाद आएगी, मैं समझ रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां भाई पवन के लिए। बहुत प्यारे कवि हैं। अभी इनको जम्मू कश्मीर राजभवन में महामहिम राज्यपाल जी ने हिंदी के लिए विशिष्ट सम्मान दिया है 24 अक्टूबर को। इस बार जोरदार तालियां इनके अभिनंदन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी निगाह अभी पड़ी हमारे जो ताज लिटरेचर फेस्ट के हमारे अहम सदस्य आदरणीय भाई गजेंद्र सिंह जी हम लोगों के बीच में, चूंकि वो अब अलीगढ़ रमाडा के जीएम हो गए हैं, तो उनको शुभकामनाएं भी। लेकिन मैं उनकी उपस्थिति को रेखांकित करना चाहता हूं क्योंकि इस फेस्ट के वो प्रमुख अंग हैं। मैं एक बार चाहता हूं कि जोरदार तालियां उनके लिए। और अब मैं शुरू करता हूं अपनी बात बहुत संक्षिप्त उसके अंदर, क्योंकि मैं भी चाहता हूं मां शारदे को मैं प्रणाम करता हूं, पुनीत बसित जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनकी इस किताब के लिए। और मुझे भी मालूम है कि इस समय मैं डिनर और इस मंच आपके बीच में हूँ, तो ये मैं जानता हूँ क्योंकि जो लोग ज़्यादातर तो वैसे वेजिटेरियन हैं, पर जो नॉन वेजिटेरियन है वो मेरी तरफ काफ़ी देर से घूर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं बात बस शुरू करता हूँ। देखिए, ये बता रहे थे कि चूँकि मैं वैश्य परिवार से हूँ तो इसलिए उन्होंने कहा, ये मंच के काफ़ी लोग कई बार हम लोगों को बड़ा हम पर तंज करते हैं। ये यादव हैं चूंकि कुमार मनोज जी, तो एक बार बोले देखिए साहब हम तो, क्योंकि इस समय स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह जी बैठे हुए हैं, तो ये हमसे बोले कि साहब देखिए हमारी तो साहब जाट रेजिमेंट है। मैंने कहा हाँ साहब बिल्कुल है। ये बोले साहब हमारी अही रेजिमेंट है। एक सज्जना की हमारी राजपूत रेजिमेंट है। बोले यार तुम जो बनियों की कौन सी रेजिमेंट है? मैंने कहा नहीं भाई, हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। मैंने कहा सरकार ने हर जगह बोर्ड पर लिख रखा है देशभक्त बनिए। हाँ, तो ऐसी बात नहीं, हमारी देशभक्ति ऊपर से सर्टिफाइड है सरकार की तरफ से। मैं बस शुरू करता हूँ क्योंकि हाँ जी, मैंने कुछ प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हमारे आनंद भाई साहब भी बैठे हुए हैं और ये सारे लोग बैठे हुए हैं और ये केवल चेक ये करते रहते हैं ये पुरानी तो नहीं पढ़ रहा है। तो बड़ी स्थिति खराब होती है। मैंने पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए थे क्योंकि ये प्रयोग मेरे आजकल बहुत चर्चित हैं, तो मैं उन्हीं प्रयोगों को पढ़ता हूं क्योंकि आदरणीय बाबूजी बैठे हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी मुझे लाइव नहीं सुना है, तो मैं केवल उनको मैं पढ़ता हूं बहुत जल्दी से कि मैंने पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है।
क्योंकि सब लोग संस्कृति की बात कर रहे हैं, पुरानी चीजों की बात कर रहे हैं और आज क्या परिवर्तन आ गया, तो मैंने कुछ प्रयोग किए। पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी, आदरणीय बाबूजी, आदरणीय महेश शर्मा जी, तो पहले जब कोई बात चलती थी किसी लड़के के बारे में, यह पता लग जाता था कि ये लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थिति आज भी वही है। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी व्यवस्था चल रही है, पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियों में कितना परिवर्तन हो गया है, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। एक बार जरा तालियां वालियां बजा सकते हैं आप। मैं जानता हूं आप सब बड़े लोग हैं। मैं तो अभी जब दुबई के कवि सम्मेलन में गया था, सामने जैसे आदरणीय जैसे मुकेश जैन जी बैठे हुए हैं, मैं मुकेश जैन जी का नाम इसलिए ले रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि यही थे। तो साहब एक सज्जन थे, सारे लोग तालियां बजा रहे थे और केवल वही बिल्कुल शांत भाव से बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भाई सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, आप ताली नहीं बजा रहे हो। बोले मैं बड़ा आदमी हूं, क्यों बजाऊं, मैंने उसके लिए आदमी रखे हुए हैं। अरे मैंने कहा आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने कहा आप हंस भी नहीं रहे। बोले क्यों हंसू, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा वास्तव में आप बड़े आदमी हैं। और कुछ दिनों बाद फिर मेरा जाना हुआ, सामने से चले आ रहे थे, हाथ पे कला वाला बना हुआ था, मेहंदी सी लगी हुई थी। तो मैंने पूछा कि साहब क्या हुआ, बोले मेरी शादी हो गई है। तो मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं जा रहे? तो आप इतने बड़े आदमी नहीं होंगे, एक बार जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ, तो पहले क्या खराब क्या है, जैसे कि आपको पता होगा साहब, पहले लोग जितने पुराने लोग जानते हैं क ख ग से काम चलाया करते थे। आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे? पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। स्थिति आज भी हुई, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो गा से गुड़की और देते हैं। ये स्थितियां साहब, मैं आपको बताता हूँ साहब, पहले कोई हमारे राजनीतिक लोग भी हमारे साथ बैठे हैं, राकेश गर्ग जी, मैं तो साहब आपको क्या बताऊँ, एक बार ये मेरे को एक कार्यक्रम में मिले, एक देवी जागरण में मिले थे आप उसमें, तो इन्होंने मुझे समझाना शुरू कर दिया सरकार के फायदे, क्योंकि मैं उस समय विपक्ष में था। तो मुझे लगा कि संघ के आदमी ऐसे होते हैं, वो चाहे कहीं पर भी मिल जाए, वो आपका केवल मानस चेंज करने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन साहब पहले के लोग क्या थे और अब क्या, मैं आपको बताऊं, पहले कोई नेता अपने पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता था, कहता था कि साहब आप मुझे उस शहर से टिकट दे दीजिए, मैं वहां से जीत जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। आज का नेता जब भी पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता, कहता साहब आपको जो शहर से टिकट मत दीजिएगा, मैं हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। हाँ, बात समझ में आ गई हो, तालियां बजा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, पहले इस देश में दूध दही की नदियां बहा करती थी, लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि दूध दही की थैलियों से इस देश की नदियों का प्रभाव रुक गया है। ये मैंने अच्छी बात की है, इस पर मैं ताली चाहूंगा। मैं आपको बताता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब हिंदुस्तान का आदमी तो बहुत चतुर और चालाक, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो। तब मेरा एक व्यंग बहुत मेरा पॉपुलर, बहुत आज तक से लेकर तमाम चैनलों पर वो मेरा छाया हुआ है। मैं उस व्यंग को पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब इतने सुधी लोग हैं कि कहीं ऐसा ना लगे कि हास्य कवि के तौर पे मैं केवल थोड़ा से वैसे रंग में रहता हूं। कुछ मेरा व्यंग का रंग देखिएगा। मैं चाहता हूं एक बार मुझे तालियों से आदेशित कर दें कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए। फिर अचानक हमने एक बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। अब देखिए, ये खाने पीने की ये सब चर्चा चल रही है, मुझे भी मालूम है, और क्योंकि समापन की ओर जाना है और हर व्यक्ति खाने की फिराक में ही रहता है। देश में हर जगह ये चल रहा है, केवल चिल्ला वही राय से खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जो सच्ची बात है उसको मैं रेखांकित करता हूं। मेरी एक व्यंग रचना जिसके लिए मुझे पूरे देश में मान सम्मान और बहुत सारे चैनलों पर मुझे मिला है, मैं उस रचना के साथ इस कार्यक्रम के मैं समापन सत्र की ओर चला जाऊंगा। मैं उसको पढ़ता हूं कि हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं। 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र, आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो,
वास्तव में खाने की दौड़ में तो बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर भी कुछ उदास हो गए, पहले कुछ दूर खड़े थे मगर पास हो गए, बोले अरे हम कहां कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से बचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है या खाने की सब में आदत है। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है या खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, अफसर ईमान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आधिकारिक रूप से मैं पुनीत सर से ही अनुरोध करूंगा कि आप आए और सभी लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए उनको आमंत्रित करें, खाने की तरफ आमंत्रित करें, जिसके लिए हम भी उसी क्रम में हैं। आप ये नए तरीके से खा रहे हैं, आप कितना समय खा गए हैं ये आप बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा खाना समय ही है और समय आ गया है कि अब सब लोग खाने की तरफ चले। आप सभी का एक बार विनम्रता के साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहुमूल्य समय को इस साहित्यिक अकादमी को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर से एक बार आप सभी का आशीर्वाद चाहेंगे 11 और 12 जनवरी को, क्योंकि उस दिन ये आगरा स्वागत करेगा पूरे देश के और में भी विदेश के बड़े बड़े साहित्यकारों का। आगरा पर फिर सजेगा इससे बड़े मंच के लिए, और हम आगरा का नाम जैसे इतिहास में बना हुआ है उसको एक बार फिर से एक नए रूप में भारत की जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।